तो फिर चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। एग्जाम टैग के इन विस्तृत नोट्स की पहली ही स्लाइड यानी स्लाइड 1 एक बड़ा बुनियादी सवाल पूछती है कि ये जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस आखिर है क्या। तो क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि किसी भी जीवित प्राणी के शरीर को ठीक से काम करने के लिए कुछ बुनियादी कार्य करना आवश्यक है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। क्या? अगर शरीर बन चुका है तो उसे लगातार कुछ करते रहने की क्या जरूरत है? मतलब वो आराम क्यों नहीं कर सकता? मैं समझाती हूँ। इसे ना एक मशीन के नजरिए से देखें। ब्रह्मांड में हर चीज, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव, समय के साथ टूट फूट का शिकार होती है। अच्छा, मतलब वियर एंड टेयर? बिल्कुल। किसी भी जीव के शरीर को उस टूट फूट यानी डैमेज और ब्रेकडाउन से बचाने के लिए निरंतर रखरखाव की आवश्यकता होती है। जब हम सो रहे होते हैं या चुपचाप बैठे होते हैं, तब भी शरीर के अंदर मरम्मत का काम चल रहा होता है। अरे वाह! हाँ, तो जीवों द्वारा अपना जीवन बनाए रखने और शरीर को बिखरने से रोकने के लिए किए जाने वाले इन्हीं बुनियादी और निरंतर कार्यों को जैव प्रक्रम कहा जाता है। ये एक ऐसा मेंटेनेंस सिस्टम है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी बंद नहीं होता। मतलब हम सिर्फ दिखते शांत हैं, अंदर एक पूरी फैक्ट्री चल रही है। बिल्कुल सही कहा। तो इस रखरखाव के लिए कौन से विभाग काम कर रहे हैं, इसका जिक्र दूसरी स्लाइड में मिलता है। यहाँ स्लाइड 2 में 4 मुख्य प्रक्रम सूचीबद्ध हैं। पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ये चारों एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? ये चारों ना एक दूसरे की कड़ी हैं। सबसे पहले पोषण या न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। कोई भी मशीन बिना ईंधन के नहीं चल सकती है ना। हाँ, सही बात है। तो पोषण वो प्रक्रिया है जिसमें जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा के स्रोत, जिसे हम भोजन कहते हैं, उसे अंदर स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन भोजन सिर्फ निगलने से ऊर्जा नहीं मिलती। हाँ, वो तो पचेगा भी। हाँ, और यहीं पर श्वसन या रेस्पिरेशन का काम शुरू होता है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है और इसका उपयोग उस भोजन, विशेष रूप से ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब ऑक्सीजन उसे तोड़ती है। बिल्कुल। जब ग्लूकोज टूटता है तब जाकर कोशिकीय आवश्यकताओं के लिए असली ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन शरीर तो अरबों कोशिकाओं से बना है। पेट में गया खाना या फेफड़ों में गई ऑक्सीजन पैर के अंगूठे तक कैसे पहुंचेगी? बहुत ही सटीक सवाल। इसके लिए तीसरा प्रक्रम है, वहन या ट्रांसपोर्टेशन। एक बार ऊर्जा और कच्चा माल शरीर में आ जाए तो उसे हर एक कोशिका तक पहुंचाना होता है। ये खून की नलियों और हृदय के जरिए भोजन और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने की प्रक्रिया है। समझ गया। और जहां भी ऊर्जा बनती है वहां कुछ न कुछ कचरा भी पैदा होता है। इसलिए अंत में आता है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। ऊर्जा उत्पन्न करने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान जो उप उत्पाद या बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो शरीर के लिए विषैले हो सकते हैं, उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन है। मतलब ईंधन अंदर लेना, उससे ऊर्जा बनाना, उसे सब जगह पहुंचाना और फिर कचरा बाहर फेंकना। एकदम सही। लेकिन इन प्रक्रमों को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए वो आता कहां से है? स्लाइड 3 इसी बाहरी कच्ची सामग्री पर रोशनी डालती है। तो क्या इंसान, पेड़ और कीड़े मकोड़े सब एक ही तरह का कच्चा माल इस्तेमाल कर रहे हैं? मूल रूप से हाँ। पृथ्वी पर मौजूद जीवन कार्बन पर आधारित है, इसलिए हमारी पहली कच्ची सामग्री कार्बन आधारित अणु ही होते हैं। अच्छा। मतलब आप चाहे सेब खाएं या कोई जानवर घास खाएं, वो सब कार्बन की ही जटिल रूप है। शरीर अपनी ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने के लिए इन्हीं अणुओं का उपयोग करता है। और दूसरी सामग्री? से महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है ऑक्सीजन। जैसा कि हमने श्वसन में बात की, इसी ऑक्सीजन का उपयोग उस कार्बन आधारित भोजन को ऑक्सीकृत करने और उसमें से ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। एक मिनट रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। स्लाइड 4 पर आते हैं। इसमें वहन और उत्सर्जन के बीच एक तुलना दी गई है। हाँ, इसमें क्या उलझन है? अगर हमारी वहन प्रणाली यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे हमारा खून, वो पहले ही कोशिकाओं से कचरा या अपशिष्ट पदार्थों को दूर ले जा रही है, तो फिर उत्सर्जन तंत्र की अलग से क्या जरूरत है? क्या खून उस कचरे को सीधे पसीने या सांस के जरिए बाहर नहीं फेंक सकता? इस उलझन को ना एक घरेलू उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया है। ठीक है। आपने वो कचरा झाड़ू लगाकर एक डस्टबिन में डाल दिया और उसे घर के मुख्य दरवाजे तक ले आए। ठीक है। ये काम आपके शरीर के वहन तंत्र या खून का है।
उसने हर कोशिका से कचरा बटोरा और एक जगह ले आया। लेकिन क्या वो कचरा घर से बाहर गया? नहीं, वो तो दरवाजे पर ही है। बिल्कुल। उसे पूरी तरह से घर के बाहर फेंकने के लिए आपको कचरा उठाने वाली गाड़ी या सफाई कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी। शरीर में उस कचरा उठाने वाली गाड़ी का काम उत्सर्जन तंत्र करता है। ओह, अब समझ आया। हाँ, वहन प्रणाली केवल कचरे को कोशिकाओं से दूर लाती है, लेकिन उसे शरीर से पूरी तरह डिस्कार्ड करने या बाहर निकालने का काम गुर्दे जैसे उत्सर्जन अंगों का ही है। अगर ये तंत्र न हो तो कचरा दरवाजे पर ही पड़ा पड़ा सड़ने लगेगा। हाँ, ये उदाहरण बहुत ही कमाल का था। मतलब दरवाजे तक कचरा लाना वहन है और उसे बाहर फेंकना उत्सर्जन है। स्पष्ट है। अब स्लाइड 5 की ओर मुड़ते हैं, जो मुझे थोड़ा हैरान करती है। स्लाइड 5 में क्या है? यहाँ विसरण की सीमाएं यानी लिमिटेशंस ऑफ डिफ्यूजन की बात की गई है। यहाँ लिखा है कि एक कोशिकीय जीव तो विसरण से काम चला लेते हैं, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में ये फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि संरचना में जमीन आसमान का फर्क है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, वो पानी में रहता है और उसकी पूरी की पूरी सतह सीधे पर्यावरण के संपर्क में होती है। अच्छा। उसे ऑक्सीजन चाहिए, वो सीधे पानी से सोख लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है, सीधे पानी में छोड़ देगा। इस सोखने और छोड़ने की सरल प्रक्रिया को ही विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन एक बहुकोशिकीय जीव जैसे कि इंसान का शरीर तो बहुत विशाल और जटिल है। बिल्कुल। हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं। जो कोशिकाएं हमारे हृदय या पेट के अंदर हैं, वो तो बाहरी हवा या पानी के सीधे संपर्क में है ही नहीं। सही बात है, वो तो अंदर पैक्ड है। हाँ, तो जब अंदरूनी कोशिकाएं बाहरी पर्यावरण को छू ही नहीं रही हैं, तो केवल त्वचा के जरिए विसरण करके ऑक्सीजन उन तक कैसे पहुंचेगी? अगर विसरण के भरोसे इंसान के फेफड़ों से पैरों तक ऑक्सीजन पहुंचानी हो तो सालों लग जाएंगे। बाप रे, सालों। हाँ, इसीलिए हमारे जैसे जटिल जीवों में भोजन ग्रहण और गैसों के आदान प्रदान के लिए विशिष्ट अंग और ऊतक होते हैं। केवल विसरण हमारे लिए अपर्याप्त है। तो ये बात हुई इंसानों और जानवरों की, जिन्हें खाना बाहर से ढूंढना पड़ता है। लेकिन पोषण के कुछ और भी तरीके हैं। नोट्स की स्लाइड 6 हमें पोषण के प्रकार के बारे में बताती है। स्वपोषी पोषण। हाँ, यहाँ स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जिक्र है। अक्सर स्वपोषी सुनते ही मेरे दिमाग में हरे पौधे आते हैं, जो सूरज की रोशनी में अपना खाना खुद बनाते हैं। इन्हें प्रकाश संश्लेषक स्वपोषी कहते हैं। क्या कोई ऐसा जीव भी है जो अपना खाना खुद बनाता हो, लेकिन बिना सूरज की रोशनी के? यहाँ प्रकृति हमें सबसे ज्यादा चौंकाती है। स्लाइड 6 में एक दूसरे प्रकार का भी जिक्र है, जिसे रसायन संश्लेषक स्वपोषी या कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। अच्छा। हाँ, कल्पना कीजिए समुद्र के हजारों फीट नीचे, जहाँ सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंचती, चारों तरफ घोप अंधेरा है। वहां भी जीवन है, बिना सूरज के? जरूरत ही नहीं है। ये समुद्र की तलहटी में मौजूद खौलते हुए रसायनों और ज्वालामुखियों से निकलने वाले खनिजों से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसी से अपना कार्बनिक पदार्थ या भोजन संश्लेषित कर लेते हैं। बिना सूरज के ऊर्जा बनाना, ये सच में साइंस फिक्शन जैसा लगता है। लेकिन चलिए अभी उस सबसे लोकप्रिय तरीके पर वापस आते हैं, जिससे दुनिया का ज्यादातर खाना बनता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण। स्लाइड 7 में एग्जाम टैग ने इसे कुछ काम की बात या K3B का नाम दिया है। हाँ, ये बहुत जरूरी स्लाइड है। यहाँ इसकी वैज्ञानिक परिभाषा और एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई है। ये एक जादू के फॉर्मूले जैसा लगता है। प्रकाश संश्लेषण की ये वैज्ञानिक परिभाषा बहुत सटीक है। ये वह जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे के हरे भाग सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज के रूप में कार्बनिक भोजन का संश्लेषण करते हैं। और अगर मैं इस रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ूं, मतलब CO2 + 12H2O gives C6H12O6 + H2O + O2, तो जरा सोचिए, पौधे हवा से वो गैस ले रहे हैं जिसे हम बाहर फेंक देते हैं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। और जमीन से 12 अणु पानी के खींच रहे हैं, और फिर सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल का तड़का लगाकर वे साक्षात ऊर्जा बना रहे हैं, यानी एक अणु ग्लूकोज, और बाय प्रोडक्ट के रूप में पानी और ऑक्सीजन वापस हमें जीवनदान के रूप में दे रहे हैं। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। और यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है।
पौधे जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाते हैं वे उसका तुरंत इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या करते हैं? जो बच जाता है उसे वे स्टार्च के रूप में आरक्षित ऊर्जा के लिए अपने अंदर जमा कर लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम अतिरिक्त पैसे बैंक में जमा कर देते हैं। अरे वाह! तो ये स्टार्च वाला बैंक कहाँ होता है? इसे समझने के लिए हमें स्लाइड 8 के साथ पत्तियों के रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाना होगा। यहाँ पत्ती की आंतरिक संरचना का भाग 1 है। अगर हम एक पत्ती को काटकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो सबसे ऊपर हमें ऊपरी एपिडर्मिस दिखाई देती है। हाँ, ये जो ऊपरी एपिडर्मिस है ना, वो बिल्कुल एक पारदर्शी कांच की छत की तरह है। इसकी कोशिकाओं की सिर्फ एक एकल परत होती है और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये सिर्फ सुरक्षा के लिए है। और इसके ऊपर एक मोमी छल्ली यानी वैक्सीक्यूटिकल भी होती है। ये क्या काम करती है? ये एक तरह की प्राकृतिक वाटरप्रूफ कोटिंग है। मतलब जब तेज धूप पड़ती है तो पत्ती के अंदर का पानी भाप बनकर उड़ सकता है। सूख जाएगी पत्ती। बिल्कुल। तो ये मोमी छल्ली वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन के माध्यम से पानी के अत्यधिक नुकसान को रोकती है और साथ ही आंतरिक पत्ती के नाजुक ऊतकों की रक्षा भी करती है। ये तो हुई ऊपरी मंजिल की बात। स्लाइड 9 हमें पत्ती की निचली मंजिल यानी निचली एपिडर्मिस पर ले जाती है। और यहाँ असली एक्शन होता है क्योंकि यहीं पर रंध्र यानी स्टोमाटा मौजूद होते हैं। हाँ, स्टोमाटा पत्ती के शरीर पर मौजूद बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनका मुख्य काम गैसों के आदान प्रदान में मदद करना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना। लेकिन नोट्स में लिखा है कि इन छिद्रों के दोनों तरफ सेम के आकार की मतलब बीन्स शेप्ड कुछ द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स होती हैं। ये कोशिकाएं विसरण की दर को नियंत्रित करती हैं। अब यहाँ स्लाइड 10 स्फीति दाब नियंत्रण एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। कैसा सवाल? ये द्वार कोशिकाएं एक निर्जीव छेद को अपने आप खोलती और बंद कैसे करती हैं? क्या पौधों के पास कोई मोटर या मैकेनिकल स्विच होता है? नहीं, कोई स्विच नहीं होता। ये पूरी तरह से हाइड्रोलिक्स का खेल है। इसे एक गुब्बारे की तरह समझें। इन द्वार कोशिकाओं में ये स्फीति दाब यानी टर्गर प्रेशर का परिणाम है। वो कैसे? जब पौधे की जड़ों से पानी इन द्वार कोशिकाओं में पहुंचता है तो पानी का अवशोषण करने के कारण ये कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं, यानी पूरी तरह से फूल जाती हैं। जब दोनों सेम के आकार की कोशिकाएं फूलकर तन जाती हैं तो उनके बीच का छिद्र अपने आप खुल जाता है। अच्छा। और इसके विपरीत जब पानी का नुकसान होता है तो कोशिकाएं अपना तनाव खो देती हैं, शिथिल होकर सिकुड़ जाती हैं और उनके बीच का छिद्र बंद हो जाता है। मतलब पानी भरा तो दरवाजा खुल गया, पानी निकला तो दरवाजा बंद। कमाल की इंजीनियरिंग है। चलिए अब स्लाइड 11 हरित लवक और प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं पर चलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट है। ये पत्तियों में मौजूद कोशिकाओं के छोटे अंग हैं जिनमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है। हाँ, और क्लोरोफिल का काम सिर्फ पत्ती को हरा रंग देना नहीं है। ये एक सोलर पैनल की तरह काम करता है जो सौर ऊर्जा को फंसाता है। इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 3 मुख्य घटनाएं होती हैं। वो 3 घटनाएं क्या हैं? पहली घटना है अवशोषण, जहां क्लोरोफिल द्वारा सीधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को सोखा जाता है। ठीक है। दूसरी घटना है रूपांतरण और विखंडन। इसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और जो पानी के अणु जड़ों से आए हैं उनका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडन होता है, मतलब उनका टूटना। और तीसरी सबसे जटिल घटना है अपचयन। इसमें हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड का उसी हाइड्रोजन के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में अपचयन हो जाता है। मतलब अवशोषण, विखंडन और अपचयन, ये 3 कदम हैं खाना बनने के। लेकिन स्लाइड 12 जहां प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक परिस्थितियां दी गई हैं, वहां मुझे एक बात ने बुरी तरह चौंका दिया। वो क्या? पहली शर्त है सूर्य का प्रकाश और दूसरी है क्लोरोफिल। ये तो ठीक है, लेकिन आगे लिखा है कि जब प्रकाश हरा होता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है और लाल या नीले प्रकाश में सबसे अधिक। ये कैसे संभव है? पौधे तो खुद हरे होते हैं, उन्हें तो हरे प्रकाश में सबसे ज्यादा सक्रिय होना चाहिए। यह विरोधाभास लगता है, लेकिन भौतिक विज्ञान का एक सरल नियम इसके पीछे काम करता है।
कोई भी वस्तु हमें उस रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो उस रंग के प्रकाश को सोखने के बजाय परावर्तित कर देती है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देती है, और वो परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। अच्छा, तो पौधे हरे इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनका क्लोरोफिल हरे प्रकाश को वापस फेंक रहा है। बिल्कुल। जब क्लोरोफिल हरे प्रकाश को सोख ही नहीं रहा है, उसे परावर्तित कर रहा है, तो जाहिर है उस प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण सबसे कम होगा। ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? बहुत लॉजिकल है। इसके विपरीत क्लोरोफिल लाल और नीले प्रकाश को बहुत अच्छी तरह से अवशोषित करता है, इसीलिए उन रंगों के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे तेज होती है। ये तो वाकई दिमाग के तार खोलने वाला तथ्य था। लेकिन विज्ञान सिर्फ सिद्धांतों पर नहीं चलता, इसे प्रयोगों की कसौटी पर कसना होता है। स्लाइड 13 और 14 में एनसीईआरटी की गतिविधि 6.1 समझाई गई है। ये साबित करने के लिए एक प्रयोग है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य है। हाँ, इस प्रयोग का सेटअप बहुत ही चालाकी से तैयार किया गया है। हम एक साधारण हरी पत्ती नहीं लेते, बल्कि मनी प्लांट या क्रोटन जैसे पौधे का उपयोग करते हैं। क्रोटन? हाँ, इन पौधों की पत्तियां चित्तीदार होती हैं, मतलब इनमें कहीं हरा रंग होता है तो कहीं सफेद या पीला। इसके बाद क्या करते हैं? सबसे पहले पौधे को 3 दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है। इसे आप पौधे का उपवास कह सकते हैं। अंधेरे में रहने से पत्ती में मौजूद सारा जमा हुआ स्टार्च इस्तेमाल हो जाता है। फिर उसे 6 घंटे के लिए धूप में रखते हैं ताकि वह नया स्टार्च बना सके। यहां से प्रयोग थोड़ा हिंसक हो जाता है। स्लाइड 14 के अनुसार इसके बाद पत्ती को तोड़कर कुछ मिनट उबलते पानी में डाला जाता है ताकि उसकी कोशिकाएं मर जाएं और प्रक्रियाएं रुक जाएं। फिर उसे एक बीकर में डालकर, जिसमें अल्कोहल भरा हो, एक जल ऊष्मक यानी वाटर बाथ में डुबोकर उबाला जाता है। उसे सीधे अल्कोहल के साथ आग पर क्यों नहीं रखते? क्योंकि अल्कोहल अत्यधिक ज्वलनशील होता है, उसमें आग लग सकती है। इसलिए उसे पानी के बर्तन के अंदर रखकर धीरे धीरे गर्म किया जाता है। जब अल्कोहल उबलता है तो पत्ती का सारा हरा रंग यानी क्लोरोफिल घुलकर अल्कोहल में आ जाता है। पत्ती बिल्कुल रंगहीन हो जाती है और अल्कोहल हरे रंग का हो जाता है। असली जादू तो इसके बाद होता है। जब इस रंगहीन पत्ती को आयोडीन के घोल में डुबोया जाता है तो हम देखते हैं कि पत्ती का जो हिस्सा पहले हरा था, सिर्फ वही हिस्सा आयोडीन के संपर्क में आकर गहरा नीला हो जाता है। बिल्कुल, और ये गहरा नीला रंग स्टार्च की उपस्थिति का रासायनिक प्रमाण है। जो सफेद हिस्सा था वहां कोई रंग नहीं बदलता। इससे एक बहुत ही ठोस निष्कर्ष निकलता है कि स्टार्च सिर्फ पत्ती के उसी हिस्से में बना जहां शुरुआत में क्लोरोफिल मौजूद था। तो ये सिद्ध हो गया कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। अब एक और प्रयोग की बात करते हैं जो स्लाइड 15 और 16 में है। एनसीईआरटी गतिविधि 6.2। ये प्रयोग ये सिद्ध करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी उतनी ही अनिवार्य है। यहाँ का सेटअप भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, इसमें क्या किया गया है? 2 समान आकार के पौधे लिए गए, उन्हें भी 3 दिन अंधेरे में रखा गया। फिर दोनों को अलग अलग कांच की प्लेटों पर रखकर बेल जार से ढक दिया गया और नीचे वैसलीन लगाकर जार को पूरी तरह एयरटाइट सील कर दिया गया ताकि बाहर की हवा अंदर न जा सके। तो दोनों पौधों में सब कुछ एक जैसा था सिवाय एक चीज के। एक पौधे के जार के अंदर एक वॉच क्लास में थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH रख दिया गया। यहाँ एक सवाल है, क्या ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसी जादुई स्पंज की तरह काम कर रहा है जो एक जार के अंदर की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से सोख लेता है? ये स्पंज वाली उपमा बिल्कुल सटीक है। KOH की रासायनिक प्रकृति ही ऐसी है कि वो अपने आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पूरी तरह अवशोषित कर लेता है। अच्छा। अब जरा सोचिए, जब दोनों पौधों को धूप में रखा गया तो एक जार में सब कुछ था, धूप, पानी और CO2। लेकिन दूसरे जार में जिसमें KOH था, पौधे को धूप और पानी तो मिला, लेकिन CO2 बिल्कुल नहीं मिली क्योंकि KOH ने उसे सोख लिया था। और जब कुछ घंटों बाद दोनों जार खोलकर उनकी पत्तियों का वही आयोडीन परीक्षण किया गया तो परिणाम साफ था। जिस जार में CO2 उपलब्ध थी, उस पत्ती ने गहरा नीला रंग दिखाया, यानी उसमें स्टार्च भरपूर बना था। लेकिन KOH वाले जार के पौधे की पत्ती में स्टार्च बहुत कम बना था या नहीं बना था। हाँ, तो निष्कर्ष साफ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पौधे अपना खाना नहीं बना सकते। बिल्कुल। अब स्लाइड 17 पर आते हैं जो इन सभी आवश्यक कच्ची सामग्रियों का एक चित्रमय सारांश देती है। हमने धूप और क्लोरोफिल की बात कर ली,
CO2 पत्तियों के रंध्रों से हवा के जरिए आती है और जलीय पौधे इसे पानी में घुली हुई अवस्था में ग्रहण करते हैं। हाँ, और पानी कैसे पहुंचता है? पानी जड़ों द्वारा मिट्टी से परासरण या ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के जरिए अवशोषित किया जाता है और फिर जाइलम नामक पाइपलाइन के माध्यम से पत्तियों तक ऊपर खींचा जाता है। और खाना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से तो पूरा नहीं होता, प्रोटीन भी चाहिए। इसलिए मिट्टी से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व जैसे नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस और मैग्नीशियम भी जड़ों द्वारा खींचे जाते हैं। नाइट्रोजन विशेष रूप से प्रोटीन निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इन सब से मिलकर प्रकाश संश्लेषण का ये चमत्कार पूरा होता है, जिसका महत्व स्लाइड 18 में बताया गया है। इसका महत्व तो बहुत विशाल होगा। हाँ, इतना विशाल है कि इसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। ये पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने का प्राथमिक इंजन है। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर शाकाहारी और मांसाहारी जीव को भोजन प्रदान करता है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा उपहार है ऑक्सीजन। हमारी हर सांस इसी प्रक्रिया की मोहताज है। ये सब सुनकर एक दार्शनिक लेकिन वैज्ञानिक प्रश्न मन में उठता है, जो स्लाइड 19 में पूछा गया है कि क्या पोषण वास्तव में एक आवश्यकता है? इसका उत्तर तो हमारे शरीर का अस्तित्व ही है। सभी जीवित जीवों को अपने शरीर के भीतर विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं या मेटाबॉलिक प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पोषण के बिना ये ऊर्जा नहीं मिल सकती। लेकिन ऊर्जा के अलावा भी पोषण के कई काम हैं। ये नई कोशिकाओं के निर्माण और शरीर की वृद्धि के लिए कच्चा माल देता है। जो पुरानी कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं, उनकी मरम्मत के लिए ये जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, बाहर से आने वाले संक्रमणों या बीमारियों के खिलाफ शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए भी सही पोषण अनिवार्य है। अब हम स्लाइड 20 पर हैं, जहां रंध्र का चित्र और कार्य को संक्षेप में दोहराया गया है। चित्र में कई हिस्से बहुत स्पष्ट रूप से लेबल किए गए हैं। हम देख सकते हैं सेम के आकार की स्फीत द्वार कोशिकाएं जो पानी से भरी हुई हैं। हाँ, इसके अंदर छोटे छोटे हरित लवक, एक बड़ा केंद्रक और बाहर की मोटी कोशिका भित्ति दिखाई गई है। चित्र में रंध्र छिद्र का खुला और बंद होना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाया गया है। और अगर हम रंध्र के कार्यों का एक त्वरित रिकैप करें तो इसके दो मुख्य काम हैं। पहला, वाष्पोत्सर्जन, जो पत्तियों की सतह से वाष्प के रूप में पानी का नुकसान करवाता है, जिससे पौधे गर्मियों में ठंडे रहते हैं और जड़ों से पानी ऊपर खिंचता है। और दूसरा काम है गैसों का आदान प्रदान, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश और ऑक्सीजन का निष्कासन। और इसी के साथ हम एग्जाम टैक इंस्टीट्यूट के इन शानदार नोट्स की अंतिम मंजिल यानी स्लाइड 21 पर पहुंच गए हैं। इस स्लाइड का नाम है परीक्षा निदान या एग्जाम डायग्नोस्टिक। यहाँ कुछ बहुत ही चुनिंदा प्रश्न दिए गए हैं जो साबित करते हैं कि आज की चर्चा परीक्षा की दृष्टि से कितनी परिपूर्ण थी। और श्रोताओं के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि अब इन सवालों के जवाब उनके लिए कितने आसान हो चुके हैं। बिल्कुल, मैं इन प्रश्नों को जल्दी से बताता हूँ। लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा गया है। पहला, बहुकोशिकीय जीवों में विसरण अपर्याप्त क्यों है? दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लिखें। तीसरा, स्फीति दाब रंध्र छिद्र को कैसे नियंत्रित करता है? चौथा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली 3 मुख्य घटनाएं कौन सी हैं? और पांचवां, रंध्र के 2 मुख्य कार्य लिखें। और दीर्घोत्तरीय में? दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में है, पहला, जैव प्रक्रम को परिभाषित करें और इसके 4 मूलभूत प्रकारों के नाम लिखें। दूसरा, स्वरपोषी पोषण क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तीसरा, पत्ती की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करें। चौथा, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। और पांचवां, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके सिद्ध करें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में हमने इन सभी सवालों के जवाब न सिर्फ ढूंढे हैं, बल्कि उनके पीछे के क्यों और कैसे को भी गहराई से समझा है। सच में एग्जाम तक इंस्टीट्यूट के नोट्स किसी खजाने के नक्शे से कम नहीं हैं। आज हमने देखा कि कैसे माइक्रोस्कोपिक रंध्रों के खुलने बंद होने से लेकर क्लोरोफिल के अणुओं तक और KOH वाले प्रयोगों तक प्रकृति ने जीवन को बनाए रखने के लिए एक अत्यंत सटीक और पूरी तरह से स्वचालित व्यवस्था बनाई है। इस पूरी चर्चा से ना एक बहुत गहरा विचार सामने आता है, जो मैं श्रोताओं के लिए आज के अंतिम विचार के रूप में छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, अगर पौधे एक निर्जीव कोशिका के अंदर
पानी के दबाव से रंध्रों के खुलने और बंद होने का प्रबंधन कर सकते हैं, या हवा से रसायनों को लेकर उसे हमारे लिए जीवनदायिनी गैस में बदल सकते हैं, तो ये हमें प्रकृति की उस मूक बुद्धिमत्ता के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या पौधों में हमारे जैसा मस्तिष्क या सोचने की क्षमता न होने के बावजूद उनकी एक कार्यप्रणाली किसी सबसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा सटीक नहीं है? इस पर विचार करें।